हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। होप आपको आपके फंडामेंटल राइट्स याद होंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा दिया है मैंने। सिटीजनशिप भी पढ़ा दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा दिया है। प्रियम्बल भी पढ़ा दिया है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सारे पढ़ा दिए हैं और इनमें से कई सवाल आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये सब देखे होंगे क्वेश्चंस और करने का ट्राई किया होगा। अगर नहीं ट्राई किया है तो शुरू कर दो। वेट मत करो क्योंकि समय निकलते हुए पता नहीं चलेगा। पूरा मई आ जाएगी फटाफट। ठीक है। तो आज शुरू करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट्स तो बहुत एंजॉय कर लिए। अब जरा अपनी ड्यूटीज देख लेते हैं। नेशन की तरफ हमारी ड्यूटी क्या है। सबसे पहले जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटी है क्या। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हर सिटीजन के लिए डिफाइन की गई हुई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन हुई है ये। डिफाइन इन द सेंस कि मतलब बताया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। करेक्ट वर्ड होगा बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी डिफाइन नहीं है, कुछ बताया मतलब बस बताया जाता है। अगर कोई जैसे एग्जाम में भी कोई सेंटेंस करके एक आए, ये ट्रिक भी बता दे रहा हूँ मैं। एग्जाम में जैसे कोई सेंटेंस करके आए, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट, तो उसको आप उस स्टेटमेंट को रॉन्ग ही मान के चलोगे। मेजोरिटी ऑफ द केसेस 99% केसेस में वो रॉन्ग ही होता है। ठीक है, अनटिल कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम कुछ मेंशन कर दिया गया हो। नहीं तो आपके उस केस में ना डिफाइन को रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन कभी कुछ डिफाइन नहीं करता। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली। तो मूव करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे मैंने बता दिया कि सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर सिटीजन के लिए बताया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आगे देखते हैं। ये ड्यूटीज जो है हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को तो एंजॉय करते हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको। 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स, उसको तो एंजॉय करते हैं। वैसे ही हमें अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं हमारे, जिसको हमें निभाने चाहिए। इन सिंपल टर्म्स अगर बोलूं मैं तो ये ड्यूटीज आपके मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस का एक सेट है जो हर सिटीजन को अपने नेशन के प्रति अपहोल्ड करनी ही चाहिए। ठीक है। 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी को, और 1949 में अडॉप्ट किया गया था, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट था नहीं। और उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा था कि नहीं, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है, लोग समझदार होंगे जो अपनी ड्यूटी समझेंगे, देश के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज है। लेकिन 1975 से 1977 के बीच इंडिया में जब इंटरनल इमरजेंसी थी, आप सबको पता ही होगा, 1975 से 77 के बीच इंडिया में इमरजेंसी का दौर था। और अभी एक मूवी मूवी भी आ रही है इमरजेंसी, तो उससे भी काफी आइडिया लग ही गया होगा बहुत लोगों को, जो नए नए बच्चे हैं तैयारी करने उतरे हैं। तो उनको तो इससे आइडिया लग ही गया होगा इमरजेंसी नाम की उस समय चीज थी। ठीक है। तो उस बीच में फंडामेंटल ड्यूटीज के इम्पोर्टेंस को रियलाइज किया गया था, उसकी जरूरत भी महसूस हुई थी। तो 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, उसके बाद उस अमेंडमेंट के थ्रू ही फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया। 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, कहीं कहीं उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 1976 में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज लागू करने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू करने, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू करने से पहले गवर्नमेंट ने एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई। ठीक है, और कमेटी का पर्पस ये था कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे रिकमेंडेशन दे वो। तो कमेटी ने ऑब्जर्व किया था कि जैसे सिटीजन्स अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, वैसे ही उनके कुछ कर्तव्य भी निभाने चाहिए उन्हें। ठीक है। तो कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, जिसमें इस एक्ट के थ्रू एक नया पार्ट ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल पार्ट 4A। ठीक है। तो वही पहला है, एनश्राइंड इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A ऐड किया गया, जिसमें आपके 10 फंडामेंटल्स ड्यूटी को उस समय स्पेसिफाई किया गया, और बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, उसके बारे में बताएंगे हम। तो वही लिखा हुआ है कि एनश्राइंड इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेजेंट नहीं था, तो स्टेटमेंट में अगर कभी आपके आए कि फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट था, तो आप उसको रॉन्ग मार्क करोगे। ठीक है। फिर ये एडेड इन 1976 इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। ठीक। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो यूएसएसआर
उस समय सोवियत रशिया, जो यूनाइटेड सोवियत सोवियत रशिया था, उससे इंस्पायर्ड था। ठीक है, वहीं से लिया गया है ये फंडामेंटल ड्यूटी। और बाकी नॉर्मली किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है नहीं, एक्सेप्ट जापान। जापान इकलौती ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज को बताया गया है। बाकी किसी और कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बताया गया है। इकलौती नहीं है जापान, मतलब और भी है, पर किसी मेजर डेमोक्रेसी में नहीं है। ठीक है। तो और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये भी मैंने बता दिया है। 10 इनिशियली थे, एक बाद में ऐड किया गया है। और ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है, यानी आप उसको लेकर के आप न सरकार आपको कोर्ट में घसीट सकती है, ना आप किसी और बंदे को लेकर के कोर्ट में जा सकते हो कि नहीं इसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाई है, तो लेट मी प्रोसिक्यूट हिम। तो नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है। तो इतना बताने के बाद एक और जो फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड किया गया था, जो मैं बता रहा था कि 10 ओरिजिनल 10 42nd में थे, और एक जो ऐड किया, वो जो ऐड हुआ है वो 2002 में ऐड हुआ था थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये डेटा और फैक्ट्स याद रखना, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोल रहा हूँ, किस ईयर में बोल रहा हूँ, कौन सा ऐड हुआ है वो बोल रहा हूँ, ये सब चीजें ध्यान रखना। एक पेन कॉपी लेके बैठा करो। ठीक है, और उसमें नोट कर लिया करो, पॉज कर करके वीडियो को। ठीक, मुरारी बाबू कथा नहीं सुनने की जरूरत है। तो नोट करते हुए चलना है आपको। ठीक। तो और जो 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस अमेंडमेंट ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, जो फंडामेंटल ड्यूटी 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन को प्रोवाइड करने की ड्यूटी थी। ठीक है, और बाकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हम। सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी जो है, Constitution to abide by Constitution and respect its ideals and institution, the national flag and national anthem। कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करना, ये अपनी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें हर सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स क्या हैं? डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल मैंने बताया था, कुछ आइडियल्स वहाँ लिस्टेड है। ठीक है, और बाकी आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो उन आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना चाहिए हर इंडियन सिटीजन को। ठीक है, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब का सम्मान जरूरी है। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। हर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी दैट यू रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक। और नेशनल एंथम के दौरान खड़े होना एक बेसिक ड्यूटी है। ठीक है, हाँ, इसको लेकर के आपको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कुछ जजमेंट्स में कि खड़ा होना इज नॉट मैंडेटरी। मतलब वो पर्सनल की चॉइस हो सकती है, लेकिन हाँ ठीक है, चॉइस है, लेकिन अपनी एक रिस्पेक्ट भी दिखानी चाहिए नेशन के लिए। नेशन की रिस्पेक्ट की तरफ रिस्पेक्ट ऐसे ही तो दिखाते हैं, और कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो नेशनल एंथम के दौरान खड़ा होना वो एक बेसिक ड्यूटी है। ठीक है, और नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करना। ठीक, ये पहला अपने फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को चेरिश करना, वो आइडियल्स जो हमें आज़ादी दिलाने के लिए फॉलो किए गए, और उन्हें रिस्पेक्ट करना, और उन्हें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना, जैसे गांधी जी का अहिंसावाद। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेडिकेशन, राइटियसनेस उनकी, ये और ये सब चीजें अपने अंदर इन आइडियल्स को चेरिश करना है, अपने अंदर भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सोवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, ये तीसरा। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की सोवरेंटी प्रोटेक्ट करें, इंडिया की यूनिटी प्रोटेक्ट करें, मतलब हम वो हर काम करें जिससे इंडिया की यूनिटी स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, कमजोर ना हो। ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी बरकरार है, इंटीग्रिटी पे कोई दाग ना आए इंडिया के, हमें हर वो काम करना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है अपने देश के प्रति। ठीक है, अपने देश की एकता और अखंडता को समर्थन करना, उसकी रक्षा करना, ये हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, फिर अगला जो फंडामेंटल ड्यूटी है इंडियन सिटीजन की, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी जब भी जरूरत पड़े हर सिटीजन को देश की सेवा और रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी को करने के लिए कई सारी जैसे सिविल डिफेंस वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट भी सिविल डिफेंस की चीजें लगा यूज करती है। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटी के ही पार्ट हैं। ठीक, फिर पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी जो है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग
linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to indignity of women। यानी जब हर सिटीजन को रिलीजन लैंग्वेज और रीजन के डिफरेंस पर से दूर हटके मतलब उस डिफरेंसेस से ऊपर जाकर के ब्रदरहुड और यूनिटी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। रिलीजन में सभी रिलीजन में बराबर समानता होनी चाहिए और अपने मतलब भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए, कहने का मतलब ये। वो कहते हैं ना भाईचारा ऑन टॉप, तो वो भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए। ठीक है। और लैंग्वेज लैंग्वेज का भेद नहीं होना चाहिए, जैसे कोई बोले कि नहीं हिंदी में ही बोलो, नहीं इंग्लिश में ही बोलो, नहीं कन्नड़ा में ही बोलो, नहीं तमिल में ही बोलो, नहीं मैथिली में ही बोलो, नहीं ये पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही बोलो। मतलब कोई भी अगर ये रीजनलिज्म और ये लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सभी भाई भाई हैं, तो ब्रदरहुड बना के रहना चाहिए। ठीक है। रीजन के बेसिस पे भी कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। ये तू असमी है, तू नागालैंड का है, तू मणिपुर का है, तू बिहारी है, तू उत्तर प्रदेशी है, तू राजस्थानी है, तू गुजराती है, तो ये सब चीजें नहीं रहनी चाहिए। सब भारत के वासी हैं, सब भारतीय हैं। पहले इंडियन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ये नेशनल मोटो रहना चाहिए। हम ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है इस चीज को प्रमोट करना कि इंडिया सबसे पहले, उसके बाद में फिर बाकी चीजें। ठीक, ये 5 फंडामेंटल ड्यूटीज होगी। छठी फंडामेंटल ड्यूटी जो है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, यानी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना। भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज, इंडिया का कल्चरल हेरिटेज कितना रिच है आपको पता ही है, क्योंकि हर तरह का कल्चर यहाँ पे एसिमिलेट हुआ है, हर तरह का कल्चर यहाँ पे है। आप हिंदूज का कल्चर ले लो, इस्लामिक कल्चर ले लो, उसका फिर क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी का कल्चर ले लो, सिखिज्म का ले लो, बुद्धिज्म का ले लो, जोरास्ट्रिज्म का ले लो। ठीक है। जैन्स का ले लो, पारसीज का ले लो, अलग अलग कल्चर। और फिर ये तो रिलीजन के वाले कल्चर हो गए। फिर रीजनल कल्चर्स भी होते हैं लोगों के, हर तरह के मतलब जैसे अभी मकर संक्रांति रिसेंटली सेलिब्रेट हुई 14 जनवरी को। तो मकर संक्रांति तुम्हारे नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट हुई, साउथ में पोंगल के नाम पे सेलिब्रेट होती है। ठीक है। फिर तुम्हारी इधर क्या नाम है, बंगाल साइड उसको अलग, वो अलग तरीके से सेलिब्रेट होती है। फिर आपकी इधर राजस्थान साइड वो अलग तरीके से सेलिब्रेट होती है। तो ये रिच कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का। एक ही फेस्टिवल अलग अलग तरीके, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सब मिला करके एक ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम सब एक ही देश के वासी हैं। कल्चर हमारी इतनी रिच है। ठीक है। और इसको प्रिजर्व करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारी सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है जो भी इंडियन सिटीजन है। ठीक। अगला सातवां जो फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, यानी फॉरेस्ट लेक रिवर और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना और लिविंग क्रीचर्स के प्रति कंपैशन दिखाना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है। जैसे एग्जांपल पोल्यूशन कंट्रोल में अपना योगदान देना, मतलब आप पोल्यूशन प्लास्टिक को कम से कम यूज करना। ठीक है। कोशिश करना कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस करें। और जो जो चीज़ें ज़्यादा रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। ठीक है। रिसाइकिल ज़्यादा करना चीज़ों का, बार बार एक ही चीज़ को यूज़ करना। तो ये सब करके आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभा रहे हो देश के प्रति। अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभा रहे हो, तो ये गर्व करो। ठीक है। फिर अगला जो है साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को डेवलप करना। ठीक, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी साइंटिफिक थिंकिंग और रिफॉर्म के स्पिरिट को अपनाना और प्रमोट करना। ये आपका 8वां पॉइंट हो गया। फिर 9वां पॉइंट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, अवॉइड करना, वायलेंस को रिजेक्ट करना। ये सब चीज गलत होती है। वायलेंस को कभी अ, अपनाना नहीं चाहिए। वायलेंस को जहां तक हो सके रिजेक्ट ही करो। ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना मतलब अपनी ही प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो ना। मतलब हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स हर कोई पे करता है, जो भी बंदा कमा रहा है इस देश में, तो वो टैक्स पे कर रहा है, भले वो 10 रुपए ही कमाए, लेकिन वो भी टैक्स पे कर रहा है। तो अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करने का तो अपना ही नुकसान कर रहा हूँ ना, तो बेवकूफ़ी होती है। तो इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी को भी सेफ गार्ड करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है। ठीक है। फिर अगला 10वां जो है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। ठीक है। 10वां पॉइंट है कि हर सिटीजन को अपने पर्सनल और कलेक्टिव एंडेवर्स में, एंडेवर्स मतलब अपने परस्यूट्स,
और परस्यूट्स मतलब समझो कि अपना जो जो भी वो काम कर रहे हैं, जैसे सपोज आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में आपको एक्सेलेंस स्ट्राइव करना चाहिए। जो कोई कमा रहा है तो उसको जिस फील्ड में वो कमा रहा है, जैसे सपोज वो मैसन है, मैसन मतलब कि लेबरर है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला, तो वो उस फील्ड में अपना एक्सीलेंट काम करे। कोई माली है तो उस फील्ड में वो अपना एक्सीलेंट काम करे, ठीक है। अब कोई जैसे इंजीनियर है तो उस फील्ड में वो अपना अपना एक्सीलेंट दे, अपना पूरा योगदान दे, ठीक। कोई डॉक्टर है तो वो वहां पे पूरा योगदान दे। तो इन इस हर जिस फील्ड में है वो उस फील्ड में एक्सीलेंस के लिए अपना पूरा योगदान दे, ठीक है, ताकि देश हर फील्ड में आगे बढ़ पाए, ठीक। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और अंतिम फंडामेंटल ड्यूटी जो 86 फंडामेंटल ड्यूटी है, जो ऐड हुई है 2002 के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, सॉरी, वो है एजुके टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, यानी अपने बच्चों को 6 से 14 साल के एज ग्रुप में एजुकेशन देना हर पेरेंट्स की ड्यूटी है। ये अमेंडमेंट 86 एक्ट अमेंडमेंट एक्ट में है हुआ है, ये तो बता ही दिया मैंने, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म होती हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट रही हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? To vote in public elections, to develop the scientific temper, to safeguard public property, to abide by constitution and respect its ideal। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर लिखो। लिख दिया? अगला क्वेश्चन है, which one of the following provisions of Constitution of India have a bearing on education? 2012 में पूछा गया है। Directive Principles of State Policy, Rural and Urban Local Bodies, Fifth Schedule, Sixth Schedule, Seventh Schedule। ये schedules क्या क्या हैं, टोटल कितने schedules हैं, ये सब भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, आगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं तो स्किप कर दो। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको बताऊंगा आपको। Which one of the following is are among fundamental duties of citizen laid down in the Indian Constitution? ये भी 2012 में पूछा गया है। To preserve the rich heritage of our composite culture, अभी बताया था मैंने। To protect the weaker section from social injustice, to develop the scientific temper and spirit of inquiry, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity। अभी मैंने बताया था, तो देखो, पॉइंट वन मैंने बताया था, पॉइंट वन है, तो जिसमें पॉइंट वन नहीं है उसको हटा दो, ऑप्शन बी हट गया। टू हमें नहीं पता। थ्री, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अभी मैंने बताया था थ्री है, तो वन और थ्री इसमें है। अब इसमें वन और थ्री नहीं है तो इसको हटा दो, ये दो ऑप्शन हट गए, ए बी बचा, सी और डी। अब अगले पॉइंट्स पे जाते हैं। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी, हाँ ये भी मैंने बताया है। तो वन थ्री एंड फोर, टू नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका, सी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन, कहाँ है ये? प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये चारों मैंने पढ़ा दिए हैं। इसका आंसर आप खुद बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a true fundamental duty of an Indian citizen? A legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlated to legal duties। बताओ इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, in context of India, which one of the following is correct relationship between rights and duties? Rights are correlative with duties. Rights are personal and hence independent of duty and society. Rights, not duties, are important for advancement of personality of citizen. Rights, duties, not rights, are important for stability of state। क्या होगा इसका? देखो, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, यानी राइट्स और ड्यूटीज एक साथ चलते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने इसी से की, तो ये ऑप्शन सही है। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटी। राइट्स पर्सनल तो होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी नहीं होते। कुछ सोसाइटी के भी राइट्स हैं जो ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। कौन से? आर्टिकल 19 के, सोसाइटी के आर्टिकल 19 के राइट्स जो हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच है आपके पास, उसको पर्सनल है आपके पास, लेकिन किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, उस केस में आपकी राइट कम हो जाती है, आपकी राइट नहीं रहती किसी को गाली देने की, तो इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। एंड ड्यूटीज लिखा हुआ है,
तो एज सोसाइटी के गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, राइट्स आर पर्सनल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूटीज कैसे हो सकती है? राइट्स तो पर्सनल होते हैं वो ठीक है, लेकिन ड्यूटीज के इंडिपेंडेंट थोड़ी हो सकता है वो। राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर, को रिलेटिव पहला स्टेटमेंट ही मैंने बताया। ठीक है, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन। राइट्स ही जरूर होते हैं सिर्फ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन एडवांस करने के लिए नहीं। अगर इंसान को दुनिया भर के राइट्स दे दिए जाए और कुछ भी ड्यूटी ना करे तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? घटिया सी होगी। कोई काम करता नहीं है, खाली राइट्स मांगता रहता है। तो ऐसे लोगों को आप खुद भी गाली दोगे तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे एडवांस होगी इससे? तो ये स्टेटमेंट इसलिए भी गलत हो जाता है। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। ऐसा थोड़ी है सिर्फ ड्यूटी करते रहो और आपको कोई राइट ना मिले तो स्टेट कैसे स्टेबल है? एक हद के बाद इंसान रिवोल्ट कर देगा, तो स्टेबिलिटी कैसे रहेगी स्टेट में? तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। तो बी सी डी क्यों गलत है वो मैंने बता दिया, ए सही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन? A legislative process has been provided to enforce these duties. नहीं, they are correlative टू लीगल ड्यूटीज। यानी लीगल ड्यूटीज क्या क्या है? लीगल ड्यूटीज हैं आपकी जैसे वोटिंग की। वोटिंग का है, वोटिंग लीगल ड्यूटी नहीं कहते, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लीगल ड्यूटीज मैं आपको अभी समझाऊं अगर ऐसे तो। लीगल ड्यूटीज होता है, लीगल ड्यूटीज जो होता है वो काफी बड़ा एक सर्कल एक तरह से ऐसे समझो वेन डायग्राम के थ्रू, अगर एक बड़ा सर्किल है लीगल ड्यूटीज तो उसके अंदर कई सारी ड्यूटीज आती हैं। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हो गई, स्टैट्यूटरी ड्यूटी हो गई, क्रिमिनल ड्यूटी हो गई, सिविल ड्यूटीज हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज जैसे हो गई आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जो मेंशन्ड है। ठीक है, और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है डीपीएसपी को लागू करना। फिर स्टैट्यूटरी ड्यूटी हो गई जैसे टैक्स पे करना। ठीक है, टैक्स पे करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, जितने लॉज बनाए हैं, बाय लॉज बनाए हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, किसी रूल को वायलेट वायलेट नहीं करना, जितने भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं। ठीक, तो ये सब सारी लीगल ड्यूटीज होती हैं। लाइक लीगल ड्यूटीज एक बहुत बड़ा मतलब एरिया है, उसके अंदर बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। वही मतलब जैसे स्टैट्यूटरी ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये सब। ठीक है, तो वही है, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। नहीं, वो लीगल ड्यूटीज तो बहुत बड़ा है तो उसके कोरिलेटिव नहीं है, उसके अंदर आ सकती है लेकिन उनके कोरिलेटिव तो नहीं है। ठीक है, साथ साथ नहीं चलती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज भी नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया इसका। एक क्वेश्चन का आंसर आपका रह गया है, किसका रह गया है वो? पहले वाले का ना। सॉरी, हाँ, इस वाले का, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? ये भी नहीं बताऊंगा मैं, ये आप ये खुद बताओ, इसको कमेंट में डालो इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आगे के लेक्चर हम देखेंगे, अगला टॉपिक क्या करते हैं। ठीक है, अगर गैस कर सकते हो तो आप कमेंट में लिखो। ठीक, तब तक आप पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ो और पढ़ना शुरू कर दो अब, है ना? चलो, बाय बाय, जय हिंद।